हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए थे जिनको इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे और इन्हीं के बेसिस पर फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो टोटल सेवन डेफिनेशंस यहाँ हमारे पास है, जिनमें से फर्स्ट डेफिनेशन है अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी कि एक पॉइंट के और पार्ट हम नहीं कर सकते, वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। उस पॉइंट में ना कोई लेंथ होगी, ना कोई ब्रेड्थ होगी और ना ही उसकी हाइट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसके और पार्ट नहीं किए जा सकते। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, कि जो एक लाइन होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ नहीं होती, यानी कि उसकी ब्रेड्थ को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ब्रेथलेस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। आफ्टर दैट थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, कि जो एक लाइन है उसके जो एंड है यानी कि जहां पर वो खत्म होती है तो वहां पर हमें मिलते हैं पॉइंट्स। सो द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। उसके बाद है फोर्थ अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो लाइन बनती कैसे है कि जब हम पॉइंट्स को, जैसे कि हमने एक पॉइंट लगाया उसके साथ फिर हम एक और पॉइंट यानी कि पॉइंट के साथ जब हम पॉइंट्स को अटैच करते जाएंगे तो हमें वहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स को अटैच करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जो कि इस फोर्थ डेफिनेशन में हमें दिया गया है कि अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, और ये जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आफ्टर दैट फिफ्थ डेफिनेशन अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, कि जो एक सरफेस होता है यानी कि एक जो टू डायमेंशनल शेप है वो उसके अंदर केवल लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी नोटबुक का जो पेज है वो एक सरफेस है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। इसके बाद सिक्स द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, कि जैसे कि एक सरफेस है और जो इसके एजेस होते हैं यानी कि जो इसके किनारे होते हैं, जैसे कि ये वाला एजेस, फिर इस तरह से हम देख सकते हैं इसके टोटल 4 एजेस हैं। तो ये एजेस एक्चुअल में होते क्या हैं, ये लाइंस होते हैं। आफ्टर दैट सेवन डेफिनेशन, तो सेवंथ डेफिनेशन में हमें कहा गया है अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो जैसे कि हमने फोर्थ डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब हम पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स को अटैच करते जाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पर सेवंथ डेफिनेशन में कहा गया है कि जब हम लाइन के साथ लाइन को अटैच करते जाएंगे तो वो लाइंस मिलकर क्या करेंगी, वो लाइन मिलकर एक सरफेस को बनाती है और उस सरफेस के ऊपर वो जो लाइंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो ये 7 डेफिनेशंस हैं जो यूक्लिड्स ने दी थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सियम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सियम हम बोलते किसको हैं। तो एक्सियम्स ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, यानी कि इस यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स पर उनको अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको हम केवल ज्योमेट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। मैथ्स की हम चाहे किसी भी ब्रांच के बारे में बात करें या अदर सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो हम उन एक्सियम्स को यानी कि उन यूनिवर्सल ट्रूथ को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो एक्सियम्स यहाँ पर है वो है थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि थिंग्स, तो मान लो हमारे पास दो थिंग है यानी कि दो नंबर हम लेकर चल रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। आगे कहा गया है कि विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कि जो दो हमने लेट किए हैं ए और बी ये थिंग्स है और ये इक्वल है किसी सेम थिंग के, यानी कि हम लेट कर सकते हैं कि जो ए है वो भी सी के इक्वल है और जो बी है वो भी सी के इक्वल है। हमें यहाँ पर यही कहा गया है कि थिंग्स
यानी कि A एंड B विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि ये दोनों ही किसी C के इक्वल हैं, देन इसमें आगे क्या कहा गया है, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो A और B हमने लेट किए थे ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, कि अगर A C के इक्वल है, B ये भी C के इक्वल है, तो A और B ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सियम में इसी स्टेटमेंट को कहा गया है। सेकंड एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई दो इक्वल क्वांटिटी है, हम लेट कर सकते हैं A और B, और हमें करना क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इन दोनों में यानी कि A और B में कोई इक्वल नंबर ऐड कर देना है। जैसे कि हम A में भी अगर हम C को ऐड कर दें और B में भी हम C को ऐड कर दें, तो ये हमें पता है कि A और B पहले ही एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने A में भी C को ऐड किया और हमने B में भी C को ऐड किया, तो अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यही इस सेकंड एक्सियम में हमें कहा गया है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। उसके बाद थर्ड एक्सियम है हमारे पास, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि दो इक्वल हमारे पास वेरिएबल या नंबर हम लेट कर सकते हैं, सपोज A एंड B, और अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम A में से भी C को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हम B में से भी C को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पहले ही पता है कि A और B एक दूसरे के इक्वल हैं और हमने इन दोनों में से किसी सेम वैल्यू को यानी कि C को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब जो वैल्यूज़ बचेंगी, जो रिमाइंडर्स आएंगे, वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। फिर है फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, कि कोई दो थिंग्स या दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करने का मतलब होता है ओवरलैप करना। जैसे कि अगर मेरे पास एक लाइन है AB और एक लाइन मेरे पास है PQ, अगर मैं AB को PQ के साथ कोइंसाइड करवाऊं या PQ को AB के साथ कोइंसाइड करवाऊं, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यही लाइन AB है और यही लाइन PQ है। तो अगर ये दोनों लाइन पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे कि अगर हम एक ही नोटबुक के दो पेजेस लेते हैं, तो एक पेज दूसरे पेज को पूरी तरह से कवर कर लेगा, यानी कि ओवरलैप कर लेगा, तो वो दोनों पेजेस जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद फिफ्थ एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक होल है, यानी कि एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, हम इसका एक छोटा सा कोई भी पार्ट लेते हैं, तो ये जो होल होगा, यानी कि जो कंप्लीट रेक्टेंगल हमारे पास है, ये इसके एक छोटे से पार्ट से हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो हम बात करें रेक्टेंगल की या किसी और फिगर की, जैसे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो एक कंप्लीट सर्कल जो है वो इसके एक छोटे से पार्ट से हमेशा ग्रेटर ही होगा। उसके बाद सिक्स्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि कोई दो ऑब्जेक्ट, दो वैल्यू हमारे पास हैं जो डबल है किसी सेम चीज़ के। जैसे कि अगर हम लेट करें कि A और B हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं और ये दोनों C के डबल के इक्वल हैं, हमें क्या कहा गया है, थिंग्स यानी कि A और B विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी कि A जो है वो भी C का डबल है और जो B है वो भी C का ही डबल है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर A और B दोनों ही 2C के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं A एंड B बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर। देन सेवंथ एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि अगर हम लेट करते हैं A और B थिंग्स, ये हमने लेट कर लिए हैं A और B, विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, कि ये दोनों किसी एक ही चीज़ के हाफ के इक्वल हैं, यानी कि हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि जो A है वो C का हाफ है
और जो b है वो भी c का ही हाफ है। तो अगर ये ऐसा है कि थिंग्स यानी कि a और b विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, कि ये दोनों ही c के हाफ हैं, देन आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो a होगा वो b के इक्वल हो जाएगा। तो ये थी हमारी 7 एक्सियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में। तो टोटल 5 पोस्टुलेट्स यहाँ हमारे पास हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको यही बता दूं। तो जैसे कि एक्सियम्स के बारे में आपको मैंने बताया कि एक्सियम ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हर चीज़ के अंदर उनको अप्लाई किया जा सकता है। तो पोस्टुलेट्स ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम एज्यूम करते हैं, यानी कि जिनको प्रूफ करने की नीड नहीं होती, हम उनको मानकर चलते हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं, कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो पूरी तरह से सही हैं। तो पोस्टुलेट्स को प्रूफ करने की नीड नहीं होती, ये एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम सही मान लेते हैं। तो पहली पोस्टुलेट्स जो यहाँ पर है वो है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की नीड होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा इस फर्स्ट पोस्टुलेट्स में कहा गया है। और यहीं से फिर एक बात और निकल कर आती है जिसको एक्सियम 5.1 नाम दिया गया है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। तो इस एक्सियम का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि अलग अलग 2 पॉइंट हैं, तो उनसे पास होने वाली केवल एक ही यूनिक लाइन हो सकती है, यानी कि एक बार में उन दोनों से केवल एक ही लाइन पास करेगी। हम उस लाइन से अलग और दूसरी लाइंस वहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते जो उन दोनों पॉइंट से एक साथ पास करें। जैसे कि अगर हम और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते भी हैं, जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ की, तो हम देख सकते हैं कि अब ये लाइन उस फर्स्ट वाले पॉइंट से तो पास कर रही है, पर ये लाइन उस सेकंड वाले पॉइंट से पास नहीं करती। या अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करें कि जो सेकंड वाले पॉइंट से पास करे, तो अब हम देख सकते हैं कि इस लाइन ने सेकंड वाले पॉइंट को तो टच किया, पर अब ये लाइन फर्स्ट वाले पॉइंट से पास नहीं हो रही है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो उनसे पास होने वाली केवल और केवल एक ही यूनिक लाइन हो सकती है। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये एक लाइन हमारे पास है और हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं, यानी कि हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, तो इस लाइन सेगमेंट को यानी कि इस टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ये आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख भी सकते हो कि ए भी हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट है, और इसको दोनों डायरेक्शन में हम चाहे जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि कोई भी एक पॉइंट और फिर उस पॉइंट पर कोई भी एक रेडियस लेकर हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस थर्ड पोस्टुलेट्स में कहा गया है। उसके बाद है फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के एंगल्स, तो सारे राइट एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे। तो अगर सभी का मेजरमेंट सेम है, सभी 90 डिग्री के ही हैं, तो वो सभी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट्स, तो इसके स्टेटमेंट है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। तो इसके स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना। जैसे कि इसमें सबसे पहले कहा गया कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, जैसे कि अगर हमारे पास कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन मैं ये ड्रॉ करता हूं और दूसरी लाइन मैं ये ड्रॉ करता हूं, कि ये 2 स्ट्रेट लाइन हमारे पास हैं
और कोई एक स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर फॉल करती है, यानी कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में ये दो एंगल बने हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं 1 और 2, और इसी के दूसरी साइड में ये दो एंगल बने हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं 3 और 4। तो इसमें हमें क्या कहा गया है आगे कि मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल एक साइड के इंटीरियर एंगल है 1 और 2 और दूसरी साइड के इंटीरियर एंगल है 3 और 4, कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर, यानी कि अगर उनको एक साथ लिया जाए, उनको कंबाइन किया जाए, जैसे कि 1 के साथ 2 को ऐड कर दें या 3 के साथ हम 4 को ऐड कर दें, लेस देन 2 राइट एंगल। तो अभी आपको मैंने बताया कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पर बात की गई है 2 राइट एंगल के बारे में। सो 90 + 90 = 180। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि हमारे पास अगर कोई दो लाइन है और एक तीसरी लाइन उनके ऊपर फॉल करती है, और वो तीसरी लाइन क्या करती है कि अपने एक ही साइड के एंगल को 180 डिग्री से लेस कर देती है, 180 डिग्री से कम बना देती है। तो अब इसमें क्या कहा गया आगे, देन 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कि अगर इन स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन उस डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जिस डायरेक्शन में उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यानी कि जो एंगल 1 और 2 होंगे इन दोनों का सम 180 डिग्री से लेस है, और दूसरी तरफ जो एंगल बने हैं 3 और 4 उनका सम 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो यानी कि यही इस पोस्टुलेट में कहा गया है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हैं और एक थर्ड लाइन उनके ऊपर फॉल करती है, उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों लाइन उस डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जिस डायरेक्शन के, जिस साइड के एंगल्स का सम 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से लेस होगा। अब इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं और हमें ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और साथ में उनके रीजंस भी हमें देने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि अगर एक सिंगल पॉइंट हमारे पास है तो वहाँ से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। तो अगर हम देखें तो एक पॉइंट से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं, हम एक पॉइंट से पास होने वाले चाहे जितने इनफाइनाइट मैनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है कि वहां से केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको वो डायग्राम बनाकर भी दिखाया था। उसके बाद सेकंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अभी पोस्टुलेट 1 के बाद जो मैंने आपको 5.1 एक्सियम बताई थी उसके अकॉर्डिंग था कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे पास हैं तो उनसे पास होने वाली केवल और केवल एक ही यूनिक लाइन होगी, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो उन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करेगी। तो यानी कि जो ये स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, बिकॉज थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली 1 लाइन कैन पास। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। तो ये अभी हमने यूक्लिड की पोस्टुलेट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है यानी कि एक लाइन सेगमेंट है तो हम उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। जो वर्ड होता है रेडियस, ये एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि अगर हम बात करते हैं केवल एक रेडियस की तो हम ये स्पेलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा रेडियस की बात करें तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रेडियाई, यानी कि ये एक प्लूरल वर्ड है। जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात की जाए तो हम लिखते हैं रेडियाई।
तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो जो उनकी रेडियाई होगी, यानी कि जो दोनों की अलग अलग रेडियस है, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है कि इफ़ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल एरिया विल हैव द सेम रेडियस फ्रॉम द रिलेशन एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट है, जहाँ पर एक डायग्राम हमें दिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, पी क्यू, एक्स वाई, और इसमें हमें कहा गया है कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, यानी कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, एंड ऑल्सो पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि क्या ए बी और एक्स वाई एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जैसे कि हमने एक्सियम में पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि यहाँ पर जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, तो इस तरह से ए बी और एक्स वाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स यहाँ पर हमें दी गई है, जैसे कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। इन सब की डेफिनेशंस हमें लिखनी है, और साथ ही हमसे ये भी पूछा गया है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट एंड व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, कि क्या कुछ और ऐसी टर्म्स, क्या कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन इन वर्ड्स की डेफिनेशन से पहले दी जानी चाहिए। अगर ऐसी डेफिनेशन है तो उन डेफिनेशंस को भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हम उसको बोलते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और उनके बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहे, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इस तरह से आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तब इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि टू स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ऐसी लाइंस जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो अब अगर हम देखें कि इस डेफिनेशन में क्या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पैरेलल लाइन की डेफिनेशन से पहले उनकी डेफिनेशन देनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और पॉइंट, अगर इनकी डेफिनेशन हमें पता हो तभी हम पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर पॉइंट और स्ट्रेट लाइंस की डेफिनेशन को भी लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन विल हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एज डिफाइंड इन यूक्लिड्स टेक्स्ट आर। तो पॉइंट की डेफिनेशन है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। और लाइन, a line is breadthless length and a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। उसके बाद डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है परपेंडिकुलर लाइंस की। तो परपेंडिकुलर लाइंस हम उनको बोलते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और हम उसमें से एक लाइन को 90 डिग्री रोटेट कर दें, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन को हम एज इट इज रख रहे हैं, लेकिन सेकंड लाइन को अगर हम 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे ड्रॉ कर दें, तो अब ये जो दो लाइन होंगी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हो जाएंगी। सो वी कैन से इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, the two lines become perpendicular to each other and parallel lines has been defined first। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन से पहले हमें पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में ही लिख दी है। So parallel line has been defined before rotation through 90 degree needs further defining। Rotation may be assumed as an intuition before, therefore cannot be used। तो
अगर दो पैरेलल लाइन हमारे पास हैं और उनमें से ही एक लाइन को हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो जो लाइन वहां पर बनेगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और इस परपेंडिकुलर की डेफिनेशन से पहले हमें पैरेलल लाइन के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए और हमें उस रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड पे हमें डेफिनेशन लिखनी है लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट हम बोलते हैं लाइन के एक पार्ट को, जैसे कि एक लाइन हमारे पास है जिसमें हम दोनों साइड एरो का यूज करते हैं। अगर हम इसी का एक पार्ट लेते हैं जिसमें दोनों साइड एरो नहीं होंगे, जिसमें दोनों साइड पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो अब इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एंड पॉइंट हैव बीन डिफाइंड बिफोर। और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हम तभी समझ सकते हैं अगर हमें लाइन और पॉइंट्स की डेफिनेशन पता हो। फोर्थ, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल में उसके सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं उस सर्कल की रेडियस। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन में लिखेंगे द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कि सर्कल में उसका सेंटर और सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं सर्कल की रेडियस। तो सर्कल की रेडियस की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इससे पहले सेंटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेंटर में बी डिफाइंड एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। फिफ्थ, स्क्वायर। तो स्क्वायर हम ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और जिसके दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर की डेफिनेशन लिखने से पहले हमें यहाँ पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की, साइड्स की और एंगल्स की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विथ 4 साइड्स एंड फिगर, साइड एंड एंगल में बी अज्यूम्ड नोन। उसके बाद थर्ड सम, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर दो स्टेटमेंट, दो पोस्टुलेट हमें दी गई हैं जिनमें से फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं ए और बी तो वहाँ पर कोई एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जो उन पॉइंट्स ए और बी के बीच में होगा। और यहीं पर सेकंड पोस्टुलेट में हमें कहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कि कोई ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे जो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से तो पास कर रही है पर वो इस थर्ड वाले पॉइंट से पास नहीं कर रही। तो हमसे पूछा गया है टू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। कि क्या इन दोनों पोस्टुलेट्स में कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अनडिफाइंड है, यानी कि जिनको डिफाइन नहीं किया गया। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कि क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। और क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है। तो हमें ये सब चीज़ अब इस सम में एक्सप्लेन करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन पोस्टुलेट 1, यानी कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट हमें दी गई थी, इन बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म। कि यहाँ पर जो वर्ड है इन बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर बिटवीन को सही तरह से डिफाइन नहीं किया गया है कि वो ए और बी के बीच में एग्जैक्ट किस जगह पर हमें वो थर्ड पॉइंट लेना है। तो इस तरह से ये एक अनडिफाइंड टर्म है विच अपील्स टू आवर ज्योमेट्रिक इंट्यूशन। द पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ये जो पोस्टुलेट है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करती, ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। उसके बाद बोथ ऑफ दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। कि ये जो पोस्टुलेट है वो यूक्लिड्स की पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करती हैं। हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम गिवन बिलो। तो इनसे रिलेटेड हम एक्सियम लिख सकते हैं। पहली एक्सियम हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट हम अपनी तरफ से क्या लिख सकते हैं कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। कि अगर दो पॉइंट हैं तो एक यूनिक लाइन ऐसी होगी जो उन दोनों पॉइंट से पास करेगी। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि लेट ए बी एक स्ट्रेट लाइन है,
देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपोजिंग दिस लाइन। तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। चूज एनी एक्सपेक्ट द टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी वो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो उन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट होंगे वो उस लाइन के ऊपर होंगे और वो सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। जबकि हमें फर्स्ट पोस्टलेट में जो कि स्टेटमेंट में है उसमें क्या कहा गया था कि ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट आएगा सी। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा है कि अगर दो पॉइंट हैं ए और बी तो उनसे पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। आफ्टर दैट सेकेंड, इफ देयर आर ओनली टू पॉइंट्स दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर दो पॉइंट होंगे तो उनको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया जा सकता है। Therefore, there have to be at least 3 points for one of them not to fall on the straight line between the other two। तो यानी कि यहाँ पर इसमें कहा गया है कि ऐसे कोई अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं और हम किसी 2 पॉइंट से एक लाइन पास करवाते हैं तो वो लाइन उन दोनों पॉइंट से तो पास करेगी, लेकिन वो जो थर्ड पॉइंट उन दोनों के बीच में था वो लाइन उस थर्ड पॉइंट से पास नहीं कर रही है। इसके बाद सम नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई दो पॉइंट हमारे पास है ए और बी और उन दोनों के बीच में एक थर्ड पॉइंट आता है सी, और यहाँ पर ए से लेके सी तक की डिस्टेंस और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ ये करना होगा कि जो ए सी है वो इस पूरे ए बी का हाफ होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके एंड पॉइंट्स हमने लिए हैं ए और बी और उसके बीच में हमने पॉइंट लिखा है सी। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है कि ए सी एंड सी बी आर इक्वल। हम सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर यह दोनों साइड हम ए सी को ऐड कर दें तो हम ए सी में भी ए सी को ऐड करेंगे और इस सी बी में यानी कि इस बी सी में भी ए सी को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने AC और BC दोनों में ही AC यानी कि एक सेम नंबर को ऐड कर दिया है, और ये मैंने आपको एग्जाम में भी बताया था कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। कि अगर कोई सेम नंबर किसी दो सेम नंबर में ऐड किया जाए तो उनका जो टोटल होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो AC प्लस AC है वो 2AC हम लिख सकते हैं क्योंकि AC 2 टाइम्स आया। जैसे कि x प्लस एक्स 2x के इक्वल होता है, इसी तरह से AC प्लस AC 2AC हो जाएगा। और इसी के राइट हैंड साइड में BC प्लस AC यानी कि BC प्लस AC ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा AB। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस 2 को राइट हैंड साइड के डिवाइड में ले आएंगे और अब हम इसको लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। यानी कि जैसे कि स्टेटमेंट में हमें दिया गया था पहले हमने उसको लिखा, उसके बाद उसके दोनों साइड में हमने अपनी तरफ से AC को ऐड किया, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में AC प्लस AC को हमने लिख दिया 2AC और राइट हैंड साइड में BC प्लस AC को हमने लिख दिया है कंप्लीट AB। अब इस 2 को हम ले गए हैं राइट हैंड साइड के डिवाइड में और जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन 4 का ही रेफरेंस दिया गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB, सो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो जैसे कि सम नंबर 4 में हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई पॉइंट C A B के बीच में आता है तो हमने वहाँ पर प्रूफ कर दिया था AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, और इस तरह से इस पॉइंट C को हम कहेंगे कि ये AB का मिड पॉइंट है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट वहाँ पर नहीं होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट देयर बी 2 सच मिड पॉइंट्स C एंड D देन फ्रॉम अबव थ्योरम। तो जैसे कि हमें प्रूफ करना है कि एक ही लाइन के ऊपर केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, तो हम इस स्टेटमेंट का अपोजिट लेकर चलेंगे।
यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक लाइन के ऊपर दो मिड पॉइंट है, एक तो सी है और दूसरा है डी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। जब हमें कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है और हम उसके अपोजिट को एज्यूम करके चले तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। जैसे कि हमें प्रूफ करना था कि एक लाइन का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, बट हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि एक लाइन के दो मिड पॉइंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम मानकर चले कि सी ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लिख देंगे ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। और अगर हम ये मानकर चले कि डी उस ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो अब इन दोनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी। तो अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उनको भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। और ये हमने एक्सियम में भी पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए सी और ए डी उसको भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया है कि जो ए सी है वो इस ए डी के इक्वल है, पर ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ए सी ए डी के इक्वल हो जाए। ये हम डायग्राम से देख ही सकते हैं कि जो ए डी की लेंथ है वो ए सी से ज़्यादा है। पर यह पॉसिबल केवल तब हो सकता है अगर सी और डी किसी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, यानी कि सी और डी कोई अलग अलग पॉइंट्स ना होकर किसी एक ही पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को मिल जाएं, तो तब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी coincides with C, therefore C is the unique midpoint। तो यानी कि एक ही लाइन के दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते। अगर हम दो मिड पॉइंट लेकर चलते भी हैं तो भी वो एक ही जगह पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे और इस तरह से वहां पर दो पॉइंट ना होकर केवल एक ही मिड पॉइंट आ जाएगा। हम उसको C या D कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन ए डी के ऊपर दो पॉइंट्स दिए गए हैं बी और सी, और हमसे ये कहा गया है कि जो ए सी है वो इस बी डी के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर यह प्रूफ करना है कि जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। तो इसके लिए जो हमें गिवन है पहले हम उसको लेकर चलेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन था ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है यानी कि जो हमारा टारगेट है हम उसको लिख देंगे कि वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब जैसे कि ए सी, अगर हम ए सी को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो हम ए सी को ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। इसी तरह से अगर हम बी डी को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो बी डी के दो पार्ट हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो इस तरह से हमने ए सी को और बी डी को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया है। और जैसे कि हमें पता था कि ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमें गिवन था, तो हम अब यहाँ पर ए सी की जगह पर यानी कि इसकी जगह पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। और हम इस बी डी की जगह पर लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों ही साइड में BC है, तो अगर BC से BC कैंसिल हो जाए तो हमारे पास सिर्फ बचेगा AB एंड CD, और यही इस सब में हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स। जैसे कि हमने 7 एक्सियम्स पढ़ी थी, तो उसमें से जो एक्सियम नंबर 5 थी उसके बारे में ये कहा गया है कि उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जा सकता है। तो यहाँ पर साथ में एक ये भी बात कही गई है कि यहाँ पर जो बात हो रही है कि नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, कि यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फिफ्थ एक्सियम की बात हो रही है। तो फिफ्थ एक्सियम में हमने क्या कहा था कि
होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी कि अगर कोई एक रेक्टेंगल या कोई और शेप हमारे पास है और हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो ये होल फिगर है, ये उसके एक छोटे से पार्ट से हमेशा ग्रेटर ही होगी। तो हमसे ये पूछा गया कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल and therefore can never be greater than whole in magnitude। कि जो हम बात कर रहे हैं उस फिगर के पार्ट की, तो वो जो पार्ट है वो पार्ट हमने किस में से लिया, हमने उस फिगर में से ही तो लिया है ना। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट लेते हैं तो वो पार्ट उस पूरे ऑब्जेक्ट से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, जबकि वो जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वही उसके एक पार्ट से हमेशा ग्रेटर हो सकता है। हम इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक हाउस की, एक घर की, तो जो एक घर है वो एक रूम से बड़ा होता है। अगर हम बात करें एक सिटी की, जो एक सिटी है वो एक घर से बड़ी होती है। अगर हम बात करें एक सिटी की, तो एक सिटी एक कंट्री एक सिटी से बड़ी होगी, और जो एक प्लैनेट है पूरा का पूरा, वो प्लैनेट एक कंट्री से बड़ा होता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर इसको अप्लाई करके देखें, जैसे कि हमने हाउस का एग्जांपल लिया है कि जो हाउस है वो उसके रूम से बड़ा होगा, जो सिटी है वो हाउस से बड़ी होगी, जो एक कंट्री है वो कंट्री एक सिटी से बड़ी होती है, और जो एक प्लैनेट है वो प्लैनेट उस पूरे कंट्री से बड़ा होता है। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई करके हम समझ सकते हैं कि जो होल ऑब्जेक्ट है, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, वो उसके एक पार्ट से हमेशा ग्रेटर ही होता है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 5.2, जिसके अंदर केवल 2 ही सम हैं। इसमें फर्स्ट है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जो 5th नंबर की पोस्टुलेट है उसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर एक सिंपल से वर्ड 180 डिग्री की जगह पर भी यूज़ किया गया है टू राइट एंगल। तो हमें इसको एक ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना है एक, ताकि उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो हम उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि व्हेन टू लाइन आर कट बाय अ थर्ड लाइन, कि जब किसी दो लाइन को एक थर्ड लाइन कट करती है, सच दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, कि जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री से लेस हो जाए किसी एक साइड में। दोनों साइड में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, किसी एक ही साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से लेस हो सकता है, तो दूसरी साइड में उन एंगल का सम 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। तो देन फर्स्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, तो दोनों लाइन उसी साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जिस साइड में उन एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होता है। तो उस फिफ्थ पोस्टुलेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सम नंबर 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, कि जो यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कुछ बताती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन हमारे पास हैं और एक थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, उनको कट करती है, और इस तरह से जो इंटीरियर एंगल बनते हैं कि अगर एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा तो उसी डायरेक्शन में वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और दूसरी डायरेक्शन में वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उस डायरेक्शन में उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ये मानकर चलें कि उस थर्ड लाइन के किसी भी साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस ना हो, क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट में यही कहा गया था कि दोनों लाइन उसी डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जहां पर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस है। पर अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि किसी भी डायरेक्शन में उन एंगल का सम 180 डिग्री से लेस ना हो, जबकि दोनों ही डायरेक्शन में दोनों ही साइड में अगर उन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, जैसे कि अगर ये दो लाइन हमारे पास हैं, एक थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड के जो एंगल हैं 1 और 2, अगर इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, और जो दूसरी साइड के एंगल है 3 और 4,
अगर इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो इस तरह से ये दोनों लाइन किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्ट उसी डायरेक्शन में करती हैं जिस साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। और अगर किसी भी साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से कम नहीं होगा तो किसी भी साइड में ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो यही जो दो लाइन्स हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से जो यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट मे बी आर्ग्यूड दैट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन बोथ साइड, कि अगर इंटीरियर एंगल का सम दोनों ही साइड में 180 डिग्री के इक्वल हो जाए देन द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड, तो लाइन किसी भी साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जो कंडीशन थी वो कंडीशन तो यही थी ना कि लाइन एक दूसरे को उस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी जब एंगल का सम 180 डिग्री से कम हो। पर हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि उनका सम 180 डिग्री से कम नहीं है, 180 डिग्री के इक्वल है, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो इफ टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट देन दे आर पैरेलल लाइन्स। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर केवल 2 ही एक्सरसाइज थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। तब तक आप इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स मैंने बताई हैं आप उनको लिखकर प्रैक्टिस करना और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उनको समझना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।